बेटा पहला क्वेश्चन था देयर आर 3 सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, 3 सॉलिड है, एक एल्यूमिनियम का बना है, एक स्टील का बना है, एक वुड का बना है, तीनों का वॉल्यूम सेम है। ध्यान इधर बोर्ड की तरफ देखो, 3 सॉलिड है, एक एल्यूमिनियम और एक स्टील और एक वुड, तीनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, मटेरियल अलग अलग है। आपसे पूछा किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, सबका वॉल्यूम भी सेम है, सबका वॉल्यूम भी सेम है, सबका शेप भी सेम है, एक जैसा शेप है, सब कुछ एक जैसा है, देखने में एक जैसे ही दिख रहे हैं। एक एल्यूमिनियम है, एक स्टील है और एक वुड है। तो हमसे पूछा है कि सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका होगा। मैंने आपको कल बताया था इनर्शिया उसका ज्यादा होता है जिसका मास ज्यादा। इनर्शिया किसका ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा। आपको पता है डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप ऐसे आंसर लिखोगे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर यहां से मास निकालना चाहें तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो तीनों का सेम है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा ना। वॉल्यूम से तो पता नहीं चलेगा कि वॉल्यूम तो तीनों का सेम है। पता है स्टील, वुड और एल्यूमिनियम में किसका डेंसिटी ज्यादा होता है, स्टील ज्यादा भारी होता है ना, स्टील की चीजें ज्यादा भारी, स्टील का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो स्टील का डेंसिटी ज्यादा तो स्टील का मास ज्यादा, स्टील का मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया ज्यादा। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे डेंसिटी ऑफ स्टील इज मोर, डेंसिटी ऑफ स्टील इज मैक्सिमम आउट ऑफ दीज 3। ठीक है, सो देयरफॉर मास ऑफ स्टील इज मैक्सिमम। ये बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है यहां तक? अगला क्वेश्चन, 2 बॉल्स, ध्यान से सुनना, 2 बॉल्स ऑफ सेम साइज। तो आपसे ये समझ में आ गया किसका इनर्शिया ज्यादा है। तो हाँ स्टील, तो ये मास ऑफ, तो इनर्शिया ऑफ स्टील इज मैक्सिमम, इनर्शिया ऑफ स्टील इज मैक्सिमम, इनर्शिया ऑफ स्टील इज मैक्सिमम। तो पहले का आंसर है स्टील, इनर्शिया ऑफ स्टील इज मैक्सिमम। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा आंसर आ गया आपका स्टील का। अगला क्वेश्चन सुनो, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, पूरा इस तरह से लिखना। अगला सुनो, 2 बॉल्स ऑफ सेम साइज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लिखा मत करो पढ़ते टाइम, सुनो फोकस एक तरफ। 2 बॉल है, दोनों का सेम वॉल्यूम है, सब कुछ सेम है, लेकिन मटेरियल अलग है। एक रबर का बना है, एक आयरन का बना है। ठीक है, एक रबर का है, एक आयरन का है। ठीक है, और दोनों को ट्रेन में ऐसे फर्श पे रख दिया, ट्रेन की फर्श में। ठीक है, फिर ट्रेन चल रही है, ट्रेन के फर्श में दोनों बॉल रख दी, अचानक ब्रेक लगी ट्रेन में। ठीक है, तो उसने बोला कि कौन सी बॉल, पहले पार्ट में इसने पूछा है, क्या पूछा था कि विच अचानक जैसे अब रखी हुई है, अचानक ब्रेक लगी, तो जब ब्रेक लगेगी तो बॉल चलने लग जाएगी ना। तो कौन सी बॉल पहले चलेगी, रबर की आयरन। तो इसने पूछा है कि नहीं, मतलब दोनों ही पूछा है, विल द बॉल स्टार्ट रोलिंग एंड व्हाई, दोनों ही चलेंगी। तो बोला है कि विल द बॉल स्टार्ट रोलिंग, अगर रोल करेगी तो कौन सी डायरेक्शन में करेगी। और दूसरे पार्ट में पूछा है कि विल दे मूव विद द सेम स्पीड और नॉट, क्या दोनों सेम स्पीड में चलेंगी कि डिफरेंट स्पीड में चलेंगी, बताओ। डिफरेंट में चलेगी। कौन सी तेज चलेगी, आयरन की बॉल तेज चलेगी। ठीक है, जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसका, इसने बोला कि पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में लिख दोगे यस दे विल स्टार्ट रोलिंग टुगेदर, लिख दोगे यस दे विल स्टार्ट रोलिंग टुगेदर बिकॉज ऑफ मूवमेंट, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। पहले जब ट्रेन चल रही थी तो बॉल भी तो चल रही थी ना, अचानक तुमने ब्रेक लगा दी तो ट्रेन तो रुक गई, लेकिन बॉल तो अभी भी मूव करेगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, यस दे विल स्टार्ट रोलिंग बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, लिख लोगे। ठीक है, अच्छा ये रीजन हो गया। अच्छा बोला इन विच डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर जाएगी वो, आगे ही जाएगी ना, ट्रेन आगे तो जा रही थी, जब तुम ब्रेक लगाओगे तो बॉल कहाँ जाएगी, आगे की डायरेक्शन, लिख लोगे। क्या लिखना है, यस बोथ द बॉल्स विल स्टार्ट रोलिंग टुगेदर इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, दूसरे में पूछा है कि कौन सी बॉल, अच्छा क्या दोनों साथ साथ चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो आप बोलोगे नो दे विल नॉट मूव टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मासेस, है ना, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन मास अलग अलग होगा ना, क्योंकि डेंसिटी आयरन की ज्यादा होगी।
तो इसीलिए दोनों अलग अलग स्पीड से चलेंगी, सेम स्पीड से नहीं चलेंगी। दूसरा समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सुनना ध्यान से बेटा। 3 क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। ये 2 तक समझ में आ गया सबको, फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया है ना। अब 3 सुनो, बोर्ड की तरफ ध्यान, बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन 3 कहता है कि दो आपके पास राइफल थी, 2 राइफल है, एक हैवी राइफल है और एक लाइट राइफल है, हल्की राइफल। दोनों से बुलेट मारी गई, ठीक है। जो बुलेट मारी गई, अच्छा दोनों एक कहां गया, 2 आइडेंटिकल बुलेट्स आर फायर्ड, तो बुलेट भी एक जैसी थी। एक हैवी राइफल से बुलेट मारी गई और एक लाइट राइफल से, हल्की राइफल से बुलेट मारी गई। जब बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे आती है ना, तो उन्होंने बोला कि किससे ज्यादा चोट लगेगी आदमी को जो बुलेट फायर कर रहा है, हैवी राइफल से ज्यादा चोट लगेगी कि इससे हल्की वाली राइफल से ज्यादा चोट लगेगी, तो बताओ। तो इसने बोला है कि आंसर है लाइटर राइफल विल हर्ट द शोल्डर मोर, हल्की राइफल से ज्यादा लगेगी। पता है कारण क्या है, दोनों से देखो, एक हैवी, एक मान लो ये हैवी राइफल है और एक मान लो ये लाइट राइफल है, दोनों से सेम बुलेट जा रही है, तो फोर्स दोनों का सेम है, तो जितनी तेज आगे जाएगा फोर्स उतनी तेज पीछे भी आएगा ना। जो हल्की राइफल होगी, जो भारी वाली है, वो इस वाले फोर्स को बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि वो भारी है, उसको हिलने में टाइम लगेगा, पीछे आने में जाएगी पीछे, लेकिन वो, अब जैसे ट्रक है और गाड़ी है, ठीक है, ट्रक और गाड़ी में दोनों में कोई बाहर से आके एक इधर से ट्रक जा रहा है और एक इधर से कार जा रही है, एक बाइक वाला आके ट्रक को भी मारता है, एक बाइक वाला आके गाड़ी को भी मारता है, कौन ज्यादा तेज पीछे जाएगी? ट्रक तो नहीं जाएगा ना, ट्रक भारी है ना। तो दोनों में सेम फोर्स लगी, हैवी वाले में भी और हल्की वाले में भी। कौन पीछे पहले जाएगा? हल्की वाली ज्यादा तेज पीछे नहीं जाएगी। जो हल्की में भी सेम फोर्स लगाओ और भारी में भी तेज फोर्स लगाओ, भारी वाली का तो मास ज्यादा है तो उसको पीछे फोर्स कम लगेगा ना, तो वो जो पीछे जाएगी उससे चोट कम लगेगी। और जो हल्की वाली में उतनी तेज फोर्स लगाओ तो बहुत तेज नहीं जाएगी पीछे, तो बहुत तेज जाएगी तो ज्यादा चोट लगेगी ना। अरे बात समझ में, ऐसे करके याद रखो भाई, पीछे की तरफ हल्की बॉडी पे मारेंगे, भारी पे मारेंगे, तो कौन ज्यादा पीछे जाएगी? हल्की वाली, तो दैट विल हर्ट मोर ना। जो लाइट राइफल है विल हर्ट मोर बिकॉज ऑफ मोर फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स। क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ मोर रिक्वायर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स लेस मास। इसका मास कम है तो रिक्वायर्ड फोर्स ज्यादा होगी। लेस मास सफर्स मोर रिक्वायर्ड फोर्स। मोर रिक्वायल फोर्स, रिक्वायल का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ धक्के वाले फोर्स को रिक्वायल फोर्स कहते हैं। सो के बाद तो लाइट राइफल विल हर्ट मोर, आया समझ में? ठीक है, तो हल्की राइफल से ज्यादा चोट लगेगी, भारी वाले से कम लगेगी। आया समझ? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अच्छा 4 से पहले 5 देख लो, इसका डायग्राम बना हुआ है ना, देखो बोर्ड की तरफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दिख रहा है पूरा। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहले एक्सेलरेशन बताना है। तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक ट्रायंगल से, अब क्योंकि नीचे गिर रहा है तो माइनस लगाएंगे ना, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। परपेंडिकुलर कितना है? 80 और बेस कितना है? 8। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट समझ में आ गया। फिर बोला जी फोर्स बताओ। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा था? 50 ग्राम है, तो मास 50 ग्राम है बेटा। ग्राम को 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? केजी में बदलने के लिए। मास हमेशा किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? -10। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से 10 कट जाएगा, या 0.5 आ जाएगा ना माइनस का। तो फोर्स कितना आ गया? -0.5। तो अब आप लिखोगे फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था उसने। जब फ्रिक्शन तो हमेशा पीछे की डायरेक्शन में लगती है ना, तो जब फ्रिक्शनल फोर्स लिख दोगे तो माइनस का साइन हटा देना है। फ्रिक्शनल का फोर्स लिखना है तो क्या हटा देना है? माइनस का साइन हटा देना। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगला सुनो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन रह गया ना, फोर्थ सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 तक समझ में आ गया। फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन था हॉर्स वाला है ना, फोर्थ सुनिए, अ हॉर्स कंटिन्यूज टू अप्लाई ए फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अ कार्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक्सप्लेन व्हाई। देखो अगर कोई गाड़ी तुम्हें 60 की स्पीड से चलानी है, गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल मान लो 10 की स्पीड से चला रहा है कांस्टेंट, तो आप क्या पैडल लगाना बंद कर दोगे? पैडल कॉन्स्टेंटली लगाते रहोगे ना, तभी कांस्टेंट। तो आपको बार बार फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि नीचे टायर और रोड में फ्रिक्शन भी तो हो रही है ना, हिलने लगाओगे तो रुक नहीं जाएगी। तो इसने बोला अगर आपको कांस्टेंट स्पीड से चलना है तो आपको फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है? आप लगा के छोड़ दो, अपने आप क्यों नहीं चल रही? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसे रोक रहा है। तो आपने लिखना है इन टू अवॉइड या टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स ही हॉर्स हैज टू अप्लाई कंटिन्यूअस फोर्स टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, क्या लिखना है? टू ओवरकम दी फ्रिक्शनल फोर्स हॉर्स हैज टू अप्लाई कांस्टेंट फोर्स, ताकि उसकी स्पीड बनी रहे ना बराबर, वरना जैसे ही वो छोड़ देगा वो फ्रिक्शन तो रोक देगी उसे, उसकी तो स्पीड ही खत्म हो जाएगी। लिख लोगे? क्या लिखना है? हॉर्स हैज टू अप्लाई कांस्टेंट फोर्स टू ओवरकम दी फ्रिक्शनल फोर्स। बस इतना ही आंसर है इसका। ठीक है, तो ये पांचों लिख लो, फिर और 5 करते हैं, पॉज कर दो बेटा।